एवरीवन, आज एसएचएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस किया जाएगा जिसमें बहुत सारी शॉर्टकट्स, बहुत सारे सुपर ट्रिक्स जो नीट में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, उनका डिस्कशन किया जाएगा। आज के इस लेक्चर में आपको स्प्रिंग के लिए एक मास्टर स्ट्रोक सिखाएंगे, सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चंस को सेकंड्स में कैसे सॉल्व करना है, विद इन 5 सेकंड्स के अंदर कैसे सॉल्व करना है, इसका भी कंसेप्ट सिखाया जाएगा। साथ में किसी गिवन पोजीशन पे वेलोसिटी एनर्जी के लिए सुपर शॉर्टकट क्या हो सकते हैं जिसमें नीट में आपका टाइम बचे, वो सारे कंसेप्ट्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से कंसेप्ट के साथ जिसमें हम लोग एसएचएम का एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। जैसे डिस्कशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ फुट ऑफ अ पार्टिकल। कैसा पार्टिकल है? तो यहां पहले से लिख रखा है ऑसिलेशन ऑफ अ फुट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूसीएम। यूसीएम का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे ये एक हमने डायग्राम ले लिया, यहां पर किसी पोजीशन पे अगर डिस्कस करें, ये रहा एक पॉइंट जहां पे t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे हम लोग अपने पार्ट को स्टार्ट करते हैं। t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पर पार्टिकल यहां पे था, ठीक है सर। मान लीजिए मोशन का सेंस यहां पर ये दे रखा है। कैसा सेंस है ये? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? सर ये तो पूरा सेंस कैसा आ रहा है? सर ये पूरा सेंस एंटी क्लॉकवाइज है। ये रही हमारे लिए डायमेट्रिक एक्सिस, ये डायमीटर वाली एक्सिस हो गई। हाँ सर हो गया। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां है। मान लीजिए यहां पे t इक्वल टू t1 पे पड़ा, पार्टिकल t इक्वल t1 पे पहुंच गया। ऐसे में फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, फुट। तो सर फुट ये आया, इस फुट की पोजीशन को रेड डॉट से हमने मार्क कर दिया, बिल्कुल मार्क कर दिया, ये रहा पॉइंट। थोड़ा सा और आगे गए, पार्टिकल इसी सर्कुलर मोशन पर मूव कर रहा है, इसी सर्कुलर पार्ट पर अपना मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। यहां पहुंचे, t इज इक्वल टू t2 पे आ गए। t2 पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये आया फुट, इस फुट को मार्क किया। बहुत ध्यान से देखिएगा सर, ये फुट आ गया। ऐसे ही एक और इंटरवल पे गए, यहां पे t इक्वल टू t3 पे मान लीजिए हम लोगों ने स्टडी को किया, फुट देखा, फुट यहां पे आ रहा है, इसके पोजीशन को भी मार्क कर दिया। हाँ सर बिल्कुल मार्क कर दिया। इस तरीके से ध्यान से देखते हुए अलग अलग पॉइंट पे हम लोग को फुट अलग अलग जगह मिलता चला जाएगा। ध्यान से देखते जाइए, सारे फुट को हमने मार्क कर दिया। पहले केस में आपको ऑब्जर्व होगा कि जो फुट है वो लेफ्ट से इधर वाली पोजीशन से इधर की तरफ मूव कर रहा है। यानी आप कह सकते हो पॉइंट ए से गया ओ, ओ से गया पॉइंट बी, बिल्कुल सही। ए से ओ, ओ से बी, ये रहा पोजीशन। अब जैसे ही ये पार्टिकल सर्कल के लोअर हाफ में आएगा, यहां पहुंच गए सर्कल के, मान लीजिए हमने कोई पॉइंट मार्क किया, फुट को ड्रॉ किया, फुट आया ये, इस पॉइंट को भी मार्क कर दिया। अगला पार्ट, फिर से अगला पॉइंट हमने यहां मार्क किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फुट आया ये, इस फुट को मार्क किया। एक काम करते हैं, इधर वाले फुट को रेड डॉट से शो किया था ना, तो यहां से जाते हुए फुट को ब्लू डॉट से शो करते हैं। इससे हम लोग की स्टडी आसान रहेगी। तो यही डॉट को अगर ऑब्जर्व करोगे तो पहले डॉट लेफ्ट से राइट की तरफ, या ऐसे बोलो ए से बी की तरफ, और अगले वाले में बी से ए की तरफ जा रहे हैं। यानी यहां पर मोशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बार मोशन हुआ ए से बी, इस ए से बी मोशन को आप टू मोशन कह सकते हैं, मतलब जाना। टू मोशन मतलब जाना। और फिर बी से ए गए, वापस बी से ए गए, ए से बी, बी से ए, इसको बोल दिया फ्लो मोशन। क्योंकि जिस रास्ते से गए हैं फुट उसी रास्ते से वापस आ रहा है। ये फुट का रास्ता था जाने का, यही फुट का रास्ता है आने का। यानी इस केस में यहां पर टू भी हो रहा है और यहां फ्रो भी हो रहा है। ऐसा कोई मोशन जिसमें टू और फ्रो दोनों होते हैं, इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं कौन सा मोशन? सर इसी को हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन इज अ इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ ऑसिलेटरी। सर इंपॉर्टेंट कंडीशन बोला है,
अभी आप इसे ऑसिलेटरी पूरी तरह कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, 2 पाई r अपॉन v ये भी कांस्टेंट रहेगा। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि यहां पर टू एंड फ्रो भी हो रहा है और टू एंड फ्रो के साथ साथ जो टाइम पीरियड है टी है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। इसका मतलब इट इज अ केस ऑफ अ ऑसिलेटरी मोशन। अब सर ऑसिलेटरी मोशन कंफर्म हो गया, तो इसको एसएचएम से कोरिलेट करके बताइए। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हार्मोनिक का मतलब पढ़ा था। क्या मतलब था? हार्मोनिक फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जिनमें साइन या फिर कॉस आता हो। याद है ना सबको? हार्मोनिक मतलब जिनमें साइन या कॉस हो, और सिंपल का मतलब था कि जिनमें अंदर के पार्ट की पावर 1 आ रही हो। ऐसे सारे फंक्शन हमारे लिए कौन से फंक्शन होते थे? हार्मोनिक और सिंपल। जैसे एक एग्जांपल यहां पे हम लिख देंगे, आपको याद आ जाएगा, लास्ट लेक्चर में था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है सर, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो साइन है तो हार्मोनिक हुआ, ये पढ़ाया था। साइन या कोसाइन है तो हार्मोनिक। और अंदर की बात क्या है? अंदर का पार्ट में t की पावर 1 है, तो t की पावर का 1 मतलब सिंपल, और साइन आया मतलब हार्मोनिक। यानी ऐसा मोशन जिसमें ये इक्वेशन फॉलो हो जाए, ऐसा कोई मोशन जिसमें ये इक्वेशन फॉलो हो जाए, उसी को हम लोग कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन जिसमें सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन दिखाई पड़े। अब सर ये बताइए कि यहां सिंपल हार्मोनिक कैसे दिखाई पड़ेगा? तो इसके लिए एक काम करते हैं, एक बार डायग्राम को रब करके फिर से ड्रॉ करते हैं। देखिए जरा, डायग्राम को रब करके फिर से ड्रॉ करते हैं। आइए समझिए इसको। ठीक, बिल्कुल सही हो गया डायग्राम रब। अब देखिए कैसे कैसे कैसे। हाँ, ध्यान से, ये रहा केस, ये रहा एक सर्कुलर पार्ट, एक सर्कुलर पाथ बना दिया। इस सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल मोशन शो कर रहा है। ये t इक्वल टू 0 सेकेंड है। सर बिल्कुल समझ में आ गया, ये t इक्वल टू कितना सेकेंड? 0 सेकेंड है। मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। बिल्कुल सही, इसका मतलब ही है कि यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक तरीके से सर्कुलर पाथ पे तो एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की दूसरी खास बात, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी भी हम लोग को कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। यानी वेलोसिटी भी कांस्टेंट और एंगुलर वेलोसिटी भी क्या आ रहा होगा? कांस्टेंट। मान लीजिए t इक्वल टू 0 सेकेंड पर पार्टिकल ए पोजीशन पे है। t इक्वल टू 0 सेकेंड पे पार्टिकल किस पोजीशन पर है? ए पोजीशन पे है। मान लीजिए t इक्वल टू t पे पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये हो गया t इक्वल टू t सेकेंड। t इक्वल t सेकेंड पे पार्टिकल यहां पहुंच गया, इस पोजीशन को मार्क कर दिया हमने, ये पोजीशन b हो गया। अब इसको ज्वाइन कर दिया, सेंटर से ज्वाइन कर दिया। सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस, सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस होती है रेडियस के बराबर। अब ऐसे में परपेंडिकुलर को नीचे ड्रॉप करो, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन इस फुट के लिए किया जा रहा है। ये रहा परपेंडिकुलर पे, आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया आपने नीचे, फुट को मार्क किया, हाँ सर मार्क कर दिया, फुट को ये मार्क कर दिया। अब जरा बताइए कि इसमें मोशन के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो एक काम करिए, आपने कहा लेट इट बी y, लेट y बी द हाइट ऑफ परपेंडिकुलर, या y बी द हाइट ऑफ परपेंडिकुलर बोलो, या इस तरीके से बोलो डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है सर, बना दिया। अब ये पार्टिकल तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा था,
माना टाइम t में थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां, t इक्वल t पे पार्टिकल यहां, ऐसे में कितना एंगल स्वीप किया t टाइम में, थीटा एंगल स्वीप किया t टाइम में। अगर थीटा एंगल स्वीप करोगे t टाइम में तो इक्वेशन क्या जाएगी, तो इस ट्राइंगल में जिसको हम लोग यहां पर कुछ मार्क कर दें, p मार्क कर दें, कुछ m मार्क कर दें, तो इन ट्राइंगल कौन सा, एम पी बी, इन ट्राइंगल एम पी बी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा बराबर y अपॉन ए। बहुत आराम से देखिएगा, साइन थीटा बराबर y अपॉन ए। y यहां पे हाइट ऑफ परपेंडिकुलर है, a यहां पर सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस है। अब एक बात बताओ, ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के लिए रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। जहां जहां थीटा था वहां बहुत आराम से साइन ओमेगा टी आ गया। बिल्कुल सही सर, इज इक्वल टू वाई बाय ए। अब यहां पर छोटा सा जादू, जादू क्या होगा देखिए, y बराबर क्या आया, y बराबर a साइन ओमेगा टी। सर इसमें जादू क्या है, अभी बता रहे हैं जादू क्या है। जादू इस इक्वेशन में नहीं है, जादू इसको समझने में है। ध्यान से देखिए, साइन आ गया है बेटा, साइन आ गया है। साइन का मतलब ये एक हार्मोनिक है, ये एक हार्मोनिक फंक्शन है। अच्छा, t की पावर 1 का मतलब, t की पावर 1 का मतलब सिंपल है, यानी ये जो इक्वेशन आई है वो कौन सी इक्वेशन है, वो एक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है। यानी ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल सर, ये जो फुट की बात करें तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक तरीके से सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन फॉलो कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन फॉलो करेगा तो इसका मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए कहोगे कि वो सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। हेंस इसीलिए कह सकते हैं कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो केस होता है किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अगले केस में चलते हैं, जिसमें उसी सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाए कि टाइम निकालिए, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाने के लिए टाइम निकालिए, तो इसको कैसे करेंगे आइए और समझते हैं। मान लीजिए अब की बार क्लॉकवाइज मोशन है, अब की बार मोशन क्लॉकवाइज है, बिल्कुल सही। अब अगर क्लॉकवाइज मोशन है तो फुट के लिए क्या कहोगे, ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये आई पोजीशन। जैसे जैसे पार्टिकल, मान लीजिए t इक्वल टू T1 पे पार्टिकल यहां पहुंचा, फुट आया ये, ठीक है सर। t इक्वल टू T2 पर पार्टिकल यहां पहुंच गया। ध्यान से पूरे केस को देखिएगा, इस तरीके से मोशन स्टार्ट हुआ। जैसे ही पार्टिकल इस वाली पोजीशन पे ड्रॉ करोगे, फुट ये आएगा, और अगली पोजीशन के लिए जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो फुट ये आएगा। ठीक है सर, फुट की लोकेशन समझ में आ गई। अगर हम मोशन को देखें तो अगर इसको O पॉइंट मार्क करें, इसको A पॉइंट मार्क करें, तो पहले फुट O से A तक गया। बहुत आराम से देखिए, फुट ये, फिर ये, फिर ये, तो O से कहां तक गया, A तक गया। आराम से समझा। जब सर नीचे वाले हाफ में आया तो फुट कहां से कहां जा रहा है, तो वापस फुट A से किधर की तरफ जा रहा है, O की तरफ। पहले इधर गया, अब इधर गया, जाना और वहीं से आना, 2 और 2 के साथ ये होता है फ्रो। अगले पार्ट में पार्टिकल A से O की तरफ गया। ठीक है सर, A से O की तरफ गया, और आगे मूव करें। जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, फुट ड्रॉ किया,
सर फुट ये आया और आगे जाके फुट यहां पहुंच गया। यहां पे अगर ध्यान से देखिए तो ओ से ए गए और ये आया पॉइंट बी। इस पर्टिकुलर केस में आगे क्या हुआ, ओ से ए गया पॉइंट, फुट ओ से ए गया, फिर वापस ओ से ए आया, उसके बाद ओ से बी गया और आखिरी में बी से कहां पहुंच गए, ओ पहुंच गए। ये था पूरे मोशन को आपने स्प्लिट किया, तोड़ा। एक बात बताइए, यहां पर ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट होगा तो आप ये कह सकते हो टाइम पीरियड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब टोटल टाइम पीरियड हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब वो टाइम पीरियड इन 4 टाइप में बट रहा होगा, ओ से ए के लिए, ए से ओ के लिए, फिर वापस ओ से बी के लिए और फिर बी से ओ के लिए। यानी ये चारों मिलके, इन चारों के मोशन को स्टडी करोगे तो टी हमारे लिए होगा कौन सा टाइम, टी हमारे लिए होगा टोटल टाइम। टी इज द कौन सा टाइम, टोटल टाइम। आइए इसको स्प्लिट करें तो ओ से ए के लिए टाइम को अगर T1 लिया है, ए टू ओ के लिए T2 लिया है, ओ टू बी के लिए T3 लिया है और बी टू ओ के लिए T4 लिया है, तो हर एक की वैल्यू 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। T/4, T/4, T3 भी T/4 और T4 भी T/4। इसका मतलब एक SHM करते हुए पार्टिकल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला। क्या निकाला कि O से A, ये A हमारे लिए किस प्रकार का पॉइंट है, सर A हमारे लिए एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाने में, ध्यान से समझिए, नीट के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या निकला, यहां से नीट के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकाला, ये इंपॉर्टेंट कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाना है या फिर एक्सट्रीम से मीन पोजीशन वापस आना है। सब में टाइम कैसा लगेगा, इक्वल लगेगा। यहां से यहां तक गए और फिर वापस आए, यह भी एक्सट्रीम पोजीशन होगा। और बी भी आपके लिए कैसी पोजीशन होगी, बी भी आपके लिए कौन सी पोजीशन होगी, एक्सट्रीम। यानी किसी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाना, वहां एक्सट्रीम से वापस लौटना, फिर उसके बाद दूसरी एक्सट्रीम तक जाना और वहां पर एक्सट्रीम से वापस मीन पोजीशन तक आने में हर एक में टाइम पीरियड इक्वली डिवाइड होगा। इसका मतलब एक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम 1 तक जाने में टाइम पीरियड T/4, एक्सट्रीम 1 से वापस मीन तक आने में टाइम पीरियड T/4, फिर उसके बाद मीन से एक्सट्रीम 2 तक जाने में टाइम पीरियड T/4, मीन से एक्सट्रीम 2 तक जाने में टाइम पीरियड T/4 और लास्ट में वापस एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक आने में टाइम पीरियड कितना रहेगा, T/4 रहेगा। ये था एक सुपर कंसेप्ट आपके लिए बनता हुआ तैयार हो रहा है। यहां पर अभी आपने इंट्रो दिया, अब इसमें कंसेप्ट, सुपर कंसेप्ट क्या है वो अभी आपको लेक्चर में, आज ही के लेक्चर में मिलेगा। पहले छोटा सा पार्ट, सुपर कंसेप्ट के लिए छोटा सा पार्ट, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने का टाइम T/4, एक्सट्रीम 1 से मीन पोजीशन तक आने में वापस टाइम T/4। इसका मतलब ये हो गया हमारे लिए हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन में टाइम कितना हुआ, T/2 हुआ, ये हाफ रिवॉल्यूशन है। फिर अगले हाफ में क्या हुआ, सर अगले हाफ में भी ऐसा हुआ, इसीलिए टाइम पीरियड कितना आ रहा होगा, T/2। तब जाके एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन बनता है। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में टाइम पीरियड होगा T और मीन पोजीशन से एक तरफ की एक्सट्रीम तक जाने का टाइम होगा T/4। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, आगे मूव करते हैं। ठीक, अब इसी कंसेप्ट पर एक हम लोग का छोटा सा क्वेश्चन, नीट बेस्ड क्वेश्चन। क्या है हम लोग का नीट बेस्ड क्वेश्चन, ये देखते हैं। चलिए, एक स्प्रिंग मास सिस्टम ले लिया, एक स्प्रिंग मास सिस्टम। कंसिडर स्प्रिंग मास सिस्टम।
चलिए, क्या कहता है स्प्रिंग मास सिस्टम? स्प्रिंग मास सिस्टम ये कहता है हमारे पास एक अरेंजमेंट है, स्प्रिंग अरेंजमेंट। ठीक है सर, आज के लेक्चर में बहुत से बेहतरीन शॉर्टकट मिलने हैं, इसलिए लेक्चर को प्रॉपर फॉलो करिए। चलिए, ये सिंपल सा केस हमने इस तरीके के 4 स्प्रिंग अरेंजमेंट को ड्रॉ कर लिया। ठीक है सर, ठीक है सर, ये रहा पार्ट। अगले केस में ये पहुंच गए हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन तक। पहली वाली पोजीशन हमारे लिए कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। ये पोजीशन हमारे लिए कौन सी हो गई? एक्सट्रीम पोजीशन। उसके बाद ये पोजीशन फिर से हमारे लिए कौन सी पोजीशन हो गई? मीन पोजीशन। अगले केस में अब बताइए, ये पोजीशन हमारे लिए फिर से कौन सी हो गई? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक, और फाइनली आखिरी डायग्राम क्या बनेगा? आखिरी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, जब हम लोग घूम फिर के वापस मीन पोजीशन पर पहुंच गए। इन सारी पोजीशन में एक बात बताइए, अगर ये रही पोजीशन O, ये रही A, O, ये रही B और ये रहा O। पहले केस में यहां पर क्या हो रहा है सर? आप यहां से यहां की ओर जब चलते हो तो आप O पोजीशन से A तक जा रहे हो। A हमारे लिए कौन सी पोजीशन है सर? एक्सट्रीम 1 पोजीशन है। तो O से A तक जाने में, एक एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में टाइम कितना लगेगा सर? टाइम लगेगा T/4। इस कंसेप्ट में आपको यह पता चलेगा कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या होता है। अगले वाले में क्या हो रहा? अगले वाले में यहां से यहां की ओर आप चलिए तो वापस A से O आ रहे हैं, वापस A से O आने में टाइम पीरियड कितना हुआ? T/4। बिल्कुल सिमेट्रिक तरीके से एक्सट्रीम से मीन पोजीशन आने में टाइम पीरियड T/4। फिर आगे बताइए, O से B तक आने में एक्सट्रीम के केस में टाइम पीरियड T/4 और वापस B से यहां देखिए केस, इन दोनों केस में देखिए मीन पोजीशन पे आए। हाँ सर, मीन पोजीशन पे आए, वापस B से O तक जाने में टाइम पीरियड T/4। तो टोटल टाइम पीरियड कितना हुआ? टोटल टाइम पीरियड T हुआ। और टोटल टाइम पीरियड में ध्यान से देखिए, O से A तक जाना, फिर A से O तक आना, वापस O से B तक जाना और आखिरी में B से O तक आने में के बाद एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा। यानी आप ऐसे कह सकते हो, O से A तक जाना, फिर A से O तक आना, फिर O से B तक जाना और B से O तक आना। इसे कहते हैं 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाना, एक्सट्रीम से वापस मीन आना, वापस मीन से दूसरे एक्सट्रीम जाना और फिर वापस मीन आना, इसे कहते हैं 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन या 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएंगे, वापस आएंगे, यानी क्वेश्चन के हिसाब से 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या हुआ? मीन से एक्सट्रीम जाना, एक्सट्रीम से मीन आना, फिर मीन से एक्सट्रीम जाना और एक्सट्रीम से मीन आना, तब जाके एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा। अब इस कंसेप्ट पर बेस्ड नीट में 2 क्वेश्चन पूछे गए, आइए उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डायग्राम वही रखते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है नीट क्वेश्चन। क्या कहता है नीट क्वेश्चन?
यहां से देखिएगा, मान लीजिए ओ पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की डिस्टेंस ए है, तो सिमेट्रिक होगा, यहां से यहां तक का ए होगा, तो दूसरे एक्सट्रीम से भी मीन पोजीशन के बीच की डिस्टेंस ए ही होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने वहां पे देखा। अब आप एसएचएम देख रहे हो, तो एसएचएम में एक बात का ध्यान रखिएगा कि मोशन पूरा सिमेट्रिक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ए अगर आगे गए तो ए इधर भी वापस जाएगा, तो यहां से यहां तक एक्सट्रीम यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो दूरी है, सेपरेशन है, वो ए है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए मीन से एक्सट्रीम के बीच की दूरी ए है, तो द डिस्टेंस covered by particle in one complete oscillation, covered by particle in one complete oscillation, अभी समझाया one complete oscillation, तो one complete oscillation में कितनी डिस्टेंस कवर्ड होगी? इस आपके लिए ऑप्शंस ये हैं 0, 2A, 3A और लास्ट में 4A। डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? सर डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जरा ध्यान से जरा बताइए फटाफट, कैसे करेंगे? सर ओ से ए तक गए, फिर वापस ए से ओ, फिर ओ से बी और वापस बी से ओ, तब जाके ही तो एक ऑसिलेशन होगा, तब जाके ही तो एक ऑसिलेशन होगा। फटाफट बताइए, ओ से ए जाना ए, बिल्कुल सही। ए से ओ वापस आना भी डिस्टेंस बोली गई है, इसलिए ए। अगले में फिर ओ से बी तक जाना ए, और बी से ओ भी कितना? ए। टोटल करिए, वैल्यू कितनी हो गई? 4A, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ? 4A। ऑप्शन कौन सा हुआ? डी। और बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम से आपको पूरी थ्योरी समझाई और उस पर कंसेप्ट समझाया, तो आंसर इज 4A। समझ में आ गया होगा? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे नीट पे पूछा गया है, वो है यहां पर, ये रब कर दे रहे हैं, ऑप्शंस सेम रखे हैं हमने, और ये 4A, और यहां पर आपसे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट को पूछा गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन ड्यूरिंग एसएचएम। एसएचएम करते वक्त पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन ड्यूरिंग एसएचएम इज, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल। अब समझिए, मोशन में क्या हुआ? ओ से ए गए। इनिशियली हम लोग कहां थे? सर इनिशियली ओ पे थे। इनिशियल पोजीशन हमारी क्या हो गई? ओ हो गई। फिर हम वापस ए से कहां आए? ओ आए। फिर हम ओ से कहां गए? बी गए। और फिर वापस बी से कहां गए? ओ। तो ओ से ही शुरुआत किया, ओ से ही अंत किया, ओ ही इनिशियल, ओ ही फाइनल। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, क्योंकि जहां से शुरू किया वहीं पे मोशन खत्म। शुरुआत भी यहीं से किया था, डायग्राम में बहुत अच्छे से बता रखा है, एंड भी यहीं खत्म हुआ। ये इनिशियल और ये फाइनल, इसीलिए नेट डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या होगा? 0 होगा। तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने टाइम पीरियड ऑसिलेशन का समझा, कैसे हम लोग को स्प्लिट करना है, साथ में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के कंसेप्ट को एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए बॉडी को एग्जीक्यूट करवाया और कंसेप्ट को समझा। अब हम लोग अपने बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं। अब हम लोग का डिस्कशन स्टार्ट होता है
जनरल इक्वेशन फॉर SHM। आइए देखते हैं जनरल इक्वेशन फॉर SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जनरल इक्वेशन। देखिए x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। सारे टर्म समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले पार्ट, ए क्या है? ए, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ए यहां पर क्या है? ए इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके ओके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एक्स यहां पर क्या है? एक्स इज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ बॉडी। इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ बॉडी वो होगा एक्स। एक्स इज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ बॉडी, वो होगा एक्स। इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ बॉडी वो होगा एक्स, यानी किसी टाइम पर बॉडी की पोजीशन क्या होगी वो होगा एक्स। अभी सारी बातें क्लियर करते हैं। सर पहला एम्पलीट्यूड समझाया, दूसरा इंस्टेंटेनियस पोजीशन बताया। अब इंस्टेंटेनियस पोजीशन का एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन ये है, x बराबर a साइन ओमेगा टी। मान लीजिए पोजीशन ये है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ठीक है सर, अगर हम यहां t जीरो पुट कर दें, जैसे जीरो पुट करोगे x इक्वल टू a साइन जीरो, a साइन जीरो, साइन जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, दूसरा t इक्वल टू पाई बाय 3 ओमेगा। मान लीजिए पाई बाय 3 ओमेगा हो गया। अब पोजीशन क्या होगी? वो जो पोजीशन आएगी उसे बोलते हैं एक्स। a साइन ओमेगा इंटू टी। ठीक है सर, ऐसे केस में ओमेगा ओमेगा कैंसिल, साइन 60 साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 कितना होगा? √3/2। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं। t इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा। अब बताइए सर, t इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा पुट करेंगे, x इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू टी, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, x बराबर a। तो इस तरीके से इंस्टेंटेनियस पोजीशन x समझ में आया, यानी पार्टिकल जो मूव कर रहा है किसी टाइम पर उसकी क्या पोजीशन होगी वो बताएगा x। अब डायग्राम से x क्या होगा? एक डायग्राम से x कैसे समझा जाएगा? देखिए डायग्राम्स के टर्म्स में कैसे समझा जाएगा। ठीक है,
ये रहा, ठीक है। ये है x इक्वल टू प्लस ए और ये है कोई x, यानी ये पोजीशन कौन सी है, एक्सट्रीम, ये है मीन, और किसी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, वो होगा ये x। ये ही है x, इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ अ बॉडी। आराम से आप डायग्राम को देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाया। सर x समझ में आया, a समझ में आया। अब x और a से और क्या निकाल सकते हैं, तीसरा पॉइंट, फेज ऑफ अ बॉडी। ध्यान से, फेज ऑफ अ बॉडी, फेज ऑफ अ बॉडी क्या होगा, फेज ऑफ अ बॉडी x अपॉन a, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। x अपॉन a इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। x अपॉन a, अच्छा, x अपॉन a का जो रेशियो होगा, ओके, रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस पोजीशन टू द एम्पलीट्यूड। ओके, इंस्टेंटेनियस पोजीशन और एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होगा उसी को बोलते हैं हम लोग फेस। यही होता है फेज ऑफ अ बॉडी। यानी जब भी कभी हमें फेज निकालना होगा तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन और एम्पलीट्यूड का रेशियो होगा फेज। आइए समझते हैं फेज के अलावा, फेज को और अच्छे समझेंगे और फेज क्या बताता है इसको भी समझते हैं। एक मिनट, इसके अंदर का पार्ट क्या होता है, ये सर इसे बोलते हैं फेज एंगल। अच्छा, फेज अलग है और इसे क्या बोलते हैं, फेज एंगल। ओके, फेज एंगल, ये होता है फेज एंगल, ठीक है। क्या है फेज, इसको समझते हैं। आइए, देखिए, फेस का मैथमेटिकल रिलेशन, फेस का मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, फेस का मतलब समझते हैं। फेस है क्या, फेज एक मैथमेटिकल क्वांटिटी होती है, एक ऐसी क्वांटिटी जो पोजीशन ऑफ अ बॉडी बताए। फेज इज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी which explains about the position of a body। एक ऐसी क्वांटिटी जो पोजीशन ऑफ अ बॉडी को डिफाइन करे उसे हम लोग बोलते हैं फेस। फेस इज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी विच एक्सप्लेन्स अबाउट द पोजीशन। जैसे एक मिनट, मान लीजिए एक इक्वेशन लेते हैं, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है, समझिएगा। अब पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, ये किस बात पर डिपेंड करेगा। तो सर a तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, बार बार यही तो पार्ट बदल रहा होगा, जैसे जैसे ये पार्ट बदलेगा वैसे वैसे पोजीशन बदल रही होगी। यानी ऐसी क्वांटिटी जो पार्टिकल की पोजीशन यानी x के बारे में बताए
उसे हम लोग बोलते हैं फेस। एग्जाम्पल, t इक्वल टू 0, तो ये t इक्वल टू 0 वैल्यू कहां पुट की गई? जहां पर t इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकले, सिंपल शब्दों में उसी को बोल दोगे फेस। जैसे t इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू 0 आया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जहां पर वैल्यू पुट करके पोजीशन निकले, ऐसी मैथमेटिकल क्वांटिटी जिसमें वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकलती हो, उसे हम लोग बोलेंगे फेस, दैट इज फेस। अगर हम t इक्वल टू पाई बाय 4 ओमेगा कर दें, a साइन पाई बाय 4 ओमेगा रख दिया, हाँ सर रख दिया। चलिए ओमेगा ओमेगा कैंसिल कर दीजिए, पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 क्या होगा? साइन 45, साइन 45 कितना होगा? 1 बाय रूट 2। एक्स इक्वल टू ए बाय रूट 2, ये रहा वैल्यू। तो जहां पर वैल्यू पुट करके पार्टिकल की पोजीशन निकल सकती है, उसे बोलते हैं फेस। तो सिंपल शब्दों में डेफिनेशन तो ये कहेगा कि इंस्टेंटेनियस पोजीशन और एम्पलीट्यूड का रेशियो होगा फेस, ठीक है। लेकिन गणित के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से उसको आप कैसे डील करोगे? तो यहां बोलोगे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी में t 0 पुट किया, तो जहां पर वैल्यू पुट करके, यानी इक्वेशन में जहां वैल्यू पुट करके हम लोग को x की वैल्यू प्राप्त हो, x की वैल्यू मिले, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं फेस। ठीक सर, समझ में आ गया। यानी फेस हमें क्या बताता है? सिंपल सी बात, फेस हमें पोजीशन ऑफ बॉडी बताता है। जैसे अलग अलग टाइम पर बॉडी की पोजीशन अलग अलग होगी, कैसे होगी ये समझ में आया, ये होता है फेस। अब सर एक बात बताइए, आपने यहां ओमेगा टी लिखा है, यहां तो ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो ये फाइव क्या चक्कर है, इसको समझते हैं। आइए देखते हैं फाई यहां पर क्या है। सर फाई क्या है? फाई को हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज। व्हाट इज फाई? व्हाट इज फाई? फाई इज इनिशियल फेज। मतलब इनिशियल फेज का मतलब हुआ such quantity which explains about initial position of a body. Such quantity which explains about कौन सी पोजीशन? इनिशियल पोजीशन ऑफ अ बॉडी। ऐसी क्वांटिटी जो इनिशियल पोजीशन को डिफाइन करे, उसी को हम लोग बोलते हैं फेस। एग्जाम्पल देखिएगा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, और इसका डायग्राम से भी हम लोग इंटरप्रिटेशन देखेंगे। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। अब इनिशियल फेज क्या है, कैसे पता चलेगा इनिशियल फेज? तो जब भी कभी इनिशियल फेज निकालना हो, पहला काम t बराबर 0 पुट कर दो। जब भी कभी इनिशियल फेज निकालना हो, इसका मतलब इनिशियल पोजीशन निकालना हो, तो t इक्वल टू 0 कह दो। या फिर आप ये कह सकते हो, क्वांटिटी विच एक्सप्लेन्स द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी, वो भी एट कौन सा टाइम? तो सर इनिशियल का मतलब है t इक्वल टू 0 सेकेंड। जैसे ही 0 पुट करोगे, एट t इक्वल टू 0 सेकेंड्स, x इक्वल टू ए साइन पाई बाय 4, और x इक्वल टू ए साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 कितना होगा? 1 बाय रूट 2। तो ये वैल्यू क्या हो गई? a बाय रूट 2। तो a बाय रूट 2 हमारे लिए क्या है? a बाय रूट 2 हमारे लिए इनिशियल पोजीशन है। किसकी इनिशियल पोजीशन है? बॉडी की इनिशियल पोजीशन है। अगर हम डायग्राम से बात करें,
तो डायग्राम ये कहेगा, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 0 पर बॉडी किस पोजीशन पे है? t इक्वल टू 0 पर बॉडी इस पोजीशन पे है, और ये पहले से t इक्वल टू 0 सेकेंड पर पहले से x की वैल्यू क्या आ रही है? a बाय रूट 2 आ रही है। तो a बाय रूट 2 इज द पोजीशन, a बाय रूट 2 इज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट कौन सा टाइम? एट t इक्वल टू 0। तो ये रहा इनिशियल फेस, यही है इनिशियल पोजीशन, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर बॉडी की इनिशियल पोजीशन क्या होगी? सर a बाय रूट 2 होगी। तो ऐसी क्वांटिटी जो हम लोग को इनिशियल पोजीशन बताए उसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेस। जैसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और उसमें छोटी छोटी बातें हम लोग निकालते हैं, आइए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन फाइंड द फॉलोइंग टर्म्स, फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज? पहला x बराबर 2 साइन 4t प्लस पाई बाय 4, x इक्वल टू साइन 4t प्लस पाई बाय 4, ठीक है। कैलकुलेट, पहला पार्ट एम्पलीट्यूड, दूसरा पार्ट इनिशियल फेस, ठीक। तीसरा पार्ट पोजीशन एट t इक्वल टू पाई बाय 8 सेकेंड्स। तीन चीजें निकालनी है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सर जितना पढ़ा है उतने से आराम से निकाल लेंगे। क्या करें, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले, कंपेयर करना है, सिर्फ कंपेयर करना है। x इक्वल टू साइन किससे? ओमेगा t प्लस 5 से कंपेयर करना है। अब बताइए हर टर्म के लिए क्या आ रहा है? चलिए, ये है 2, ये है a, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 2 यूनिट, जो भी यूनिट दे रखी हो, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर। इनिशियल फेस, सर यहाँ तो 5 लिखा है, यहाँ पाई बाय 4 लिखा है, तो इनिशियल फेस कितना हुआ? सिंपल, बहुत आसानी से पाई बाय 4। और अगर पोजीशन पूछा जाएगा पाई बाय 8 सेकेंड पे, तो कैसे करोगे? x इक्वल टू 2 साइन, बस जहाँ t है वहाँ वैल्यू पुट कर दिया, पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 4। अब बेटा पाई बाय 8 है तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, ठीक है सर। अब ये सॉल्व कर लेंगे इस पार्ट को, यहां से इसको इधर लिख दे रहे हैं, x बराबर 2 साइन, ठीक है सर, पाई बाय 2 पाई बाय 4 एलसीएम ले लिया, नीचे आया 4, आराम से 2 है तो 2 ऊपर गया, 3 पाई बाय 4 साइन 3 पाई बाय 4, साइन 3 पाई बाय 4, साइन 135 होगा। और साइन 135 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 180 माइनस 45 होती है। 180 माइनस 45 मतलब साइन 45, और साइन 45 कितना होता है? 1 बाय रूट 2। तो आंसर इस पूरे की वैल्यू 1 बाय रूट 2, देयरफॉर आंसर इज 2 इंटू 1 बाय रूट 2 यानी 2 बाय रूट 2 यूनिट, और दिस इज द एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से हम डेफिनेशन से सारे टर्म्स को डिस्कस कर सकते हैं, कौन सा टर्म क्या कहता है। कॉपी कर लीजिए।